क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 श्री डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। क्वेश्चन नंबर 65 सर। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदया ने मुझे स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि मिशन पोषण 2 के अंतर्गत कौन सी तकनीकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनवाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनवाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनवाड़ी हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है और उसमें विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं, ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी PM जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं और ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि जहाँ तक MMR का विषय है और IMR का विषय है, भारत ने दुनिया के तुलना में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहां पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर 2020 के बीच में ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर MMR 42% रहा है, वहीं भारत के अंदर ये 83% तक पहुंचा है। और इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सर, ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55% रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69% रही है। और ये सब संभव हुआ है जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स चलाए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत,
जहां हम राज्य सरकारों को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव करना, ये इस पूरे हमारे कार्यक्रम का फोकस रहता है। और इसमें हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमें बेटर हेल्थ आउटकम्स मिल सके और एमएमआर आईएमआर में डिक्लाइन हो। जो प्रश्न स्पेसिफिकली माननीय सदस्य ने आदिवासी या दूर दराज के इलाकों के लिए उठाया है, उसके संबंध में मैं सूचित करना चाहती हूं कि हमारे स्पेशल आउटरीच कैंप्स चलाए जाते हैं जिसमें मोबाइल मेडिकल टीम्स भी इन दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और जहां हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, उन्हें तमाम जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सुविधाएं उनको देने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जो कई बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हम एमएमआर और आईएमआर को कम कर सके और मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स को हम इंप्रूव कर सके। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्गम और गंभीर बीमारी है जिसमें नसों और मांसपेशियों का आपसी संपर्क टूट जाता है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियों में से एक है। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बनने वाली इस समस्या के शिकार लोगों के लिए जीवन के सामान्य कामकाज कहीं कठिन हो जाती है। ये दोनों बीमारी न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए जीवन भर का संघर्ष बन जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जैसी बीमारियों में पीड़ित बच्चों के इलाज की समस्या बेहद गंभीर है। ये बीमारियां 5 वर्ष से के कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके उपचार के लिए उपलब्ध जीन थेरेपी और अन्य दवाइयां अत्यंत महंगी है, जिसकी लागत 2 से 3 करोड़ प्रति वर्ष प्रति बच्चा तक पहुंच जाती है। इतनी महंगी दवा के कारण एक सामान्य और गरीब परिवार के बारे में सोच नहीं सकता और उपचार के अभाव में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरा मंत्री से प्रश्न यह है, क्या सरकार जीन थेरेपी और एसएमए डीएमडी जैसी बीमारियों के लिए सस्ते इलाज उपलब्ध करने हेतु कोई विशेष योजना लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए एनएचएम के तहत एक समर्पित रेयर डिसीज ट्रीटमेंट फंड बनाने की कोई योजना है क्या, जिससे जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके? माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह कर दूं, सभी नए पुराने अनुभवी आप अगर लिखकर भी लाए ना प्रश्न पूछने के लिए तो संक्षिप्त में लेकर आए और माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा रहेगी वो उनका संक्षिप्त में जवाब देते हैं ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो रेयर डिजीज के मेडिसिन को लेकर है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ सदस्य को इतना ही बताना चाहती हूँ कि रेयर डिजीजेस के लिए हमारा अलग एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी जो बजट आया उसमें हमने 36 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन हैं जिसमें कुछ रेयर डिजीज की भी दवाएं हैं जिनको हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है। लेकिन और जो इनके सवाल हैं, जब आप अलग से मेरे साथ बैठेंगे तो रेयर डिजीज पे भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इससे संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी थोड़ी बताएं, ये सारे सदन की चिंता है। तो पहली बात तो ये है कि मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उससे ऐसी ध्वनि हाउस में आई कि जैसे ट्राइबल एरियाज में मैटरनल विषयों पर और एंटीनेटल चेकअप्स पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग और जो सभी प्रदेश हैं वह सब दोनों एक साथ मिलकर के इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके बारे में हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी है, ये ग्लोबल डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा है, यानी दुगने से ज़्यादा हमारा डिक्लाइन है। और ये मल्टी इंटरवेंशंस के कारण ये हम कर पाए हैं। इसमें जैसे ट्राइबल एरिया की उन्होंने बातचीत की, तो बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, उड़ीसा के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, इनके भी अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे, हेल्थ के पैरामीटर्स, तो जो एमएमआर है, आईएमआर है और अंडर 5 मोर्टेलिटी है,
वह उसी तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए यह ध्वनि नहीं जानी चाहिए कि ट्राइबल एरिया इसमें का ध्यान नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जब हम बात करते हैं इनॉक्यूलेशन की, तो हमारे लद्दाख के इलाके जो दूर इलाके हैं वहां से लेकर के ये गढ़चिरौली से लेकर के बस्तर से लेकर के ये सारे उसके दायरे में आते हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उन सब चीजों के लिए आगे बढ़ करके वहां तक काम को पहुंचाते हैं। श्रीमती शांभवी चालू है माइक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे सरकार का और बधाई देंगे कि उनकी प्रयासों और योजनाओं की वजह से मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी कम होके 33 पर लाख लाइफ बर्थ पे आ चुका है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर की ओर, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का एक बहुत बड़ा वजह है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए हो चुकी है। वित्त मंत्री जी ने भी अपने 2024 के बजट के भाषण में कहा था कि HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है उसको राष्ट्र प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20% महिलाओं की मौत हो जाती है और ये WHO ने भी ये कहा है कि अगर HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा तो उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है और वंचित शोषित वर्ग से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें हमारी सरकार ने जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं हम उससे पूरा सरोकार रखते हैं और HPV वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन मंथन कर रही है, ये प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा हम सदन को सूचित करेंगे और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इस विषय से संबंधित नहीं है, इस पर हम अलग से बैठ के बात भी कर सकते हैं। श्री केशव वेणुगोपाल। Thank you, Speaker, sir. Through you, I would like to invite the attention of Honorable Experienced Minister and Learned Minister on a serious matter, sir. For we have so many schemes, sir. For example, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram. In my constituency, sir, last 2 months before one incident happened. That's why I bring into your notice that serious issue. One daughter of one named Anish, unka daughter, his wife has been delivered a newborn child with serious problems. The mouth cannot be opened. She cannot raise her hands. Basically, she is not in a position to live. When the issue came into the media, public, everywhere, but during the pregnancy period, 4 times doctors advised to go for scanning. They done scanning. The scanning didn't find out any problem for this lady. Then why this happened? This is the question. All over Kerala, that question arises. Government is giving fund. Enough fund is giving. She treated in the government hospital also. The problem is that either they are not caring much, or there is a nexus between the hospital and the scanning centers. Proper, this is not happening. This is become now that child is in the critical Honorable condition. member, please. Critical condition. My question to the minister: whether the minister has to put up any strong mechanism to monitor these schemes are going to benefiting on proper way to the concerned people. This one. As I told that we have got a very robust system of monitoring, and that is why, because of that, the results, as said, that is better than the global outcomes. He, honourable member has talked about his individual case. I don't know about that individual case, but certainly, if you can give me in writing, I'll get it inquired, go into the details of it, and see what rectification can be done by the state government, state health department, because the execution part is with the state department. So I'll discuss with them. You give me the details of that case. I'll inquire into the matter.
क्वेश्चन नंबर 62 श्रीमती लवली आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर बोल दो पहले तो। 62 आप तो अनुभवी हो। 62 ये है कि विगत सभापति ने रख दिया है। हाँ, माननीय सदस्य ये है कि विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गौर है कि क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मीट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा, और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मीट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाया गया, और अब हम 315 लाख मीट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने उसमें। जहां तक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, यह कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता, ये वहाँ के रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, यह व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये क का है कि बिहार में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहाँ पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। प्लीज, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड बेस सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीजें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहां तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। श्री दिनेश चंद्र यादव।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार नैनो यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही है और खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और सरकार का स्प्रे के लिए ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को परेशानी यही शुरू होता है सर कि क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे छोटे किसान हैं जिसको 5 कट्ठा 10 कट्ठा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा जमीन है, उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता। फिर किसानों को छोटे स्प्रे मशीन चाहिए, तो क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन के खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार रखती है? और लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के लिए बिहार में कोई जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है? उसे भी किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार उस कंपनी पर दबाव देगी क्या? सबसे पहली बात तो यह है अध्यक्ष जी की सरकार नैनो का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन से ये अलग से क्वेश्चन करें ड्रोन के बारे में और स्प्रे के बारे में, तो उसके बारे में हम उत्तर देंगे। ये मेन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। जहां तक एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपए यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। DAP जो 1350 पर हम दे यूरिया रहे की हैं, रेट भी बता दो इनको। है? यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं? यूरिया का 45 kg का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज, जयप्रकाश जी, 266 एक रुपए